हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यहाँ पे हम लोग घटना सार 2022 कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए। 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए थे, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और यूपी स्पेशल का करंट। आज 14 चैप्टर करेंगे आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्ष की। जो चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं इनके सभी शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ से ले लेना। लास्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स ही काम करेंगे, वीडियो थोड़ी ना देखता है कोई। और आप लोगों से दृष्टि टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताना चाह रहा हूँ। 3 से 4 दिन के अंदर मैं आप लोगों को सारी PDF प्रोवाइड करा दूंगा विद सॉल्यूशन। आप लोग जानते हैं कि दृष्टि IAS ने UP PCS के लिए 16 टेस्ट डिज़ाइन किए थे, जिसमें से हम लोग अभी 6वां कर रहे हैं। और जिस हिसाब से मुझे समय मिल पा रहा है तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि अब मुश्किल है कि 16 टेस्ट कंप्लीट हो पाएँ। कंप्लीट कराने का तो कंप्लीट हो सकता है, बट उसका कोई मतलब नहीं है कि मैं क्वेश्चन पढ़ूँ और आंसर पर टिक लगाता जाऊँ, क्वेश्चन पढ़ूँगा आंसर पर टिक लगाता जाऊँ। उससे बेटर तो आप लोग खुद PDF से पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि टेस्ट 6 के बाद जितने भी टेस्ट बचे हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर पे मैं आंसर पे टिक लगा दूँ, ताकि आपको दूसरी PDF सॉल्यूशन की ना खोलना पड़े और आप लोग क्वेश्चन पेपर की PDF से ही पूरा पेपर कर लें, क्योंकि उस पर करेक्ट आंसर पे टिक लगा रहेगा। बाकी एग्ज़ाम से पहले जितना हमसे होगा मैं उतना तो करूँगा ही। अब आप ही लोग बताइए कि मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊँ और आंसर पर टिक लगाता जाऊँ, आगे बढ़ता जाऊँ, या फिर आप लोगों को PDF पे ही करेक्ट आंसर मार्क करके दे दूँ। अब आप लोग जैसा कहेंगे वैसा कर लिया जाएगा। टेस्ट नंबर 6 खत्म होने के बाद CSET के टेस्ट करेंगे, 2 टेस्ट CSET के करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है केंद्रीय बजट, सेंट्रल बजट 2022-2023। बजट के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये एक प्रोस्पेक्ट होता है, एक अनुमान होता है, खर्चे और आमदनी का ब्यौरा होता है। यहाँ पे आप ईयर पे गौर करेंगे तो 2022-2023 लिखा है। इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 तो बीत गई, लेकिन 31 मार्च 2023 आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे तो इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार के जितने भी खर्चे होंगे, जितनी भी आमदनी का अनुमान होगा, वो केंद्रीय बजट 2022 और 2023 का हो जाएगा। और आप लोगों ने एक शब्द और पढ़ा होगा, इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण। ये क्या चीज़ होती है? आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब भी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया जाता है उससे जस्ट पहले इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे ये अनुमान नहीं होता है। जैसे अभी 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया गया, और आप लोगों को ये भी पता है कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाता है, और वो 1 से 2 दिन का फ़र्क रहता है। एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। तो आप देखेंगे कि 31 जनवरी 2022 को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था। लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 2023 के लिए नहीं होगा। 23 के लिए कैसे हो सकता? तब तो ये अनुमान हो जाएगा ना। इकोनॉमिक सर्वे होता है कि जो आपने पिछले साल बजट का अनुमान लगाया था उस पर सरकार कितना खरा उतरी है, जो अनुमान लगाया गया था वो कितना सही है। यानी 2022-2023 के बजट के साथ इकोनॉमिक सर्वे कब का पेश किया होगा? 2021 और 2022 का इकोनॉमिक सर्वे आया होगा। इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल जो बजट पेश किया गया था उसकी मार्कशीट होती है। ठीक है, चलिए ये तो कुछ बेसिक बातें थी। अब यहाँ पे जल्दी से पढ़ लीजिए क्या मेन इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं केंद्रीय बजट में। यहाँ पे आपको 4 पिलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट, याद रखना है। PM गति शक्ति, समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, क्लाइमेट चेंज और निवेशों का वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले इस बार ये 4 पहिए आप समझ लीजिए। और ये जो पहला पिलर है PM गति शक्ति, ये पहिए के साथ साथ गाड़ी का इंजन भी है। ये चारों याद रखना है, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। ये पिलर्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग PM गति शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। ये पहला पिलर में है क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे पढ़िए। यहाँ पे आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये इंजन से कम नहीं है। PM गति शक्ति में रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स, बंदरगाह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, PM गति शक्ति के अंतर्गत इन सभी सब्जेक्टों पर बृहद स्तर पर काम किया जाएगा और किया भी जा रहा। अब इसी को हम लोग को अलग अलग पढ़ लेना है। रोड्स के लिए क्या अनाउंसमेंट हुआ, रेलवे के लिए क्या अनाउंसमेंट हुआ, इन्हीं सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या और इम्पोर्टेंट बातें हुई हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक ब्रॉडर लेवल पे एक पिक्चर की तरह पढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं पढ़ रहे हैं। और UP PCS की बजट से कोशिश रहती है कि वो कोडिंग में क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ लेगा कि इस बार के केंद्रीय बजट में खाद्य सब्सिडी में सबसे ज़्यादा कटौती की गई है, या फिर उर्वरक सब्सिडी में सबसे ज़्यादा कटौती की गई है। दूसरा ऑप्शन बना देगा कि डिफेंस के लिए आवंटन में घटौती की गई है। इस तरह के स्टेटमेंट वो डाल देगा। तो यहाँ पे सब्सिडी में देख लेते हैं, इस बार के बजट में ये चीज़ बहुत अच्छी हुई, खाद्य सब्सिडी में 28% की कटौती हुई। देखिए, सब्सिडी को ख़त्म करने के लिए हमेशा मांग उठती रहती है। अर्थशास्त्री लोग बताते रहते हैं कि सब्सिडी अपने आप में अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ है। तो ये बात सरकार भी समझती है और धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे देश की स्थिति सुधरेगी सब्सिडी की मात्रा कम होती जाएगी। जहाँ जहाँ पे भी सब्सिडी दी जाती है सभी में कटौती की गई है। सबसे ज़्यादा जिसमें
फूड सब्सिडी पे कमी की गई है। ये थोड़ा आपको याद रखना है। खाद्य सब्सिडी का यदि फैक्ट याद रख सकें, डेटा याद रख सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। 28%, क्योंकि सबसे ज़्यादा कटौती यहीं पे की गई है। और क्या है यहाँ पे, डिफेंस के लिए आवंटन ज़्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ है। 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापना की बात हुई है। रोड्स के लिए क्या अनाउंसमेंट हुआ, 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा नेशनल हाईवेज़ में। रेलवे में क्या हुआ, कवच के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। ये क्या है, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए एक सुरक्षा प्रणाली है, जिसमें आमने सामने से आती हुई ट्रेनें अपने आप ब्रेक लग जाते हैं, और फाटक के अगर आसपास है कोई ट्रेन तो सायरन भी ऑटोमेटिक बज जाता है। केंद्रीय बजट 2022-2023 के अनुसार कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने का अनाउंसमेंट हुआ, 400 याद रखें, ठीक है। 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। चलिए, और क्या है, कौशल विकास के लिए देश पोर्टल याद रखें, पूछ लेगा सिंपल। देश पोर्टल किससे संबंधित है, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। एक तरह से किसके लिए है, स्किलिंग एम्पावरमेंट के लिए है, तो ये देश पोर्टल हो गया। 2023 में क्या लिखा है यहाँ पे, बजट में 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया। चलिए, अमृतकाल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए अमृतकाल सेलिब्रेट किया जाएगा। आज़ादी का जो 75वां साल है उसको तो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना ही रहे हैं। 75वें साल के बाद अगले 25 साल तक भी इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन इस पीरियड को क्या बोला गया, अमृतकाल। तो अभी भारत एट 75 चल रहा था, 25 ईयर्स और जोड़ दीजिए, अमृतकाल बन जाएगा, यानी भारत एट 100। बजट में सरकार की आमदनी कहाँ से होती है, सबसे ज़्यादा उधार से होती है, उधार लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, IMF से। कर्जा ही सबसे बड़ी आमदनी है। दूसरी सबसे बड़ी आमदनी सरकार की कहाँ से होती है, GST से हो रही है। तीसरा कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर से, और चौथा इनकम टैक्स से। ये याद रखना है सीक्वेंस में, ऑर्डर पूछ लेता है। तो ये तो आमदनी हो गई, और सरकार का खर्चा कहाँ कहाँ पे होता है, यही आमदनी और खर्चा का ब्यौरा ही तो बजट है। यहाँ पे खर्चा देखिए, ब्याज अदायगी 20% है। अभी आपने यहाँ पे उधार लिया था तो इसका ब्याज भी तो देना पड़ेगा। अभी छोटी अमाउंट तो रहती नहीं है, ये अरबों डॉलर में रहता है, तो अरबों डॉलर कर्ज का करोड़ों डॉलर ब्याज तो रहेगा। दूसरा जो है, राज्यों का हिस्सा जो देना पड़ता है करों और शुल्कों में। तीसरा स्थान है CSS केंद्रीय क्षेत्रक, यानी जो हम लोग सेंट्रली सेक्टर स्कीम पढ़ते हैं, केंद्रीय क्षेत्रक की जो स्कीम रहती है, यहाँ पे सरकार को खर्च करना पड़ता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इसकी 3rd पोजीशन है। ये आपने खर्चा देखा कहाँ कहाँ पे पैसा निकलता है सरकार का, और कहाँ कहाँ से जेब भरती है, इतना हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे आर्थिक समीक्षा भी आ गई है। देखिए, आर्थिक समीक्षा का ईयर देखिए, यहाँ पे 2021-2022 लिखा है, जबकि बजट में आपने क्या देखा था, 2022-2023 लिखा था। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पिछले साल बजट अनाउंस किया गया था, ये मार्कशीट है उसकी। आइए देखते हैं यहाँ पे किस किस सेक्टर ने कैसा काम किया। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, यहाँ पे कृषि और संबंधित क्षेत्र आते हैं, सब लोग जानते हैं। सेकेंडरी सेक्टर उद्योग का सेक्टर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सब सेकेंडरी सेक्टर है। ये टर्सरी सेक्टर जैसे सेवाएँ बोलता है, ये पालकी है, पालकी समझते हैं ना, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की पालकी है। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ उत्पादन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले कैसे जाएंगे ये प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट से ले जाएंगे ना, और ट्रांसपोर्ट तो सेवाओं का हिस्सा है। माइनिंग करके कोयला निकाल लिया, अब कोयले को तो पावर प्लांट जाना है, पावर प्लांट कैसे जाएगा कोयला, ट्रांसपोर्ट से जाएगा। तो यहाँ पे पालकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पालकी में जो बैठा है वो इम्पोर्टेंट है, पालकी के अंदर जो बैठा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाली पालकी ले जाके क्या करोगे। इसलिए प्राइमरी सेक्टर, जिसके हम सभी सब कर्जदार हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, सब कुछ इसी से है, प्राइमरी सेक्टर से ही ये सदा हुआ है। प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर का कोई वजूद ही नहीं होगा, और उसके बाद इसका भी कोई वजूद नहीं होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका क्या पार्टिसिपेशन है ये भी देख लीजिए। प्राइमरी सेक्टर का पार्टिसिपेशन 18.8% है, सेकेंडरी सेक्टर का 28.2% है, और टर्सरी सेक्टर का 53%। इसको आप मोटा मोटा याद रखें, इसको लगभग 19% याद रख सकते हैं, इसको लगभग 28% याद रख सकते हैं, और ये 53 है। यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन ध्यान रखें कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार में घटोतरी देखी गई, कमी देखी गई। प्राइमरी सेक्टर में कमी देखी गई, सेकेंडरी सेक्टर में वृद्धि देखी गई, और टर्सरी सेक्टर में कमी देखी गई। यही आपको ओवरऑल पिक्चर याद रखनी है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। वैक्सीनेशन के मैटर पर WHO ने क्या बोला, भारत में 159 करोड़ टीका अभी तक लगाए जा चुके हैं। हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में वैक्स के बारे में ही पढ़ा था कि इसको वर्ड ऑफ द ईयर भी चुना गया है ऑक्सफोर्ड के अनुसार। भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व वाला देश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व चाइना के पास है, फिर जापान के पास है, फिर स्विट्जरलैंड के पास है, चौथा स्थान भारत का आ गया। ये रैंक याद रखना। चलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख लीजिए, क्या सबसे ज़्यादा हम लोगों ने बेचा, क्या खरीदा।
सबसे ज़्यादा जो बेचने वाली चीज़ों में हम लोगों ने पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेचे। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इसी का हुआ है। एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का 15% पार्टिसिपेशन है। ये याद नहीं रखना है, प्रोडक्ट का नाम याद रखना है। दूसरा जो स्थान है एक्सपोर्ट में वो मोती और बहुमूल्य पत्थर है, पल्स, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन। सबसे पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर पल्स, प्रीसियस स्टोन, उसके बाद लौह इस्पात। एक्सपोर्ट में पिछले साल की अपेक्षा वृद्धि किसमें सबसे ज़्यादा हुई? कृषिगत निर्यात। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। और इसमें मत्स्यिकी और बागवानी उत्पादों का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया कि सबसे ज़्यादा हमारे द्वारा बेचा क्या गया है और वृद्धि किस में हुई है। अब ये भी देख लेते हैं कि जो हम लोगों ने बेचा है वो सबसे ज़्यादा बेचा किसे है, एक्सपोर्ट किसे किया। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से यूएसए को किया गया है, फिर संयुक्त अरब अमीरात को, फिर चाइना को। चलिए आयत में देख लीजिए, इंपोर्ट किस चीज़ का ज़्यादा किया गया है? पेट्रोलियम क्रूड का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया गया है। और दूसरे नंबर पर स्वर्ण का इंपोर्ट सबसे ज़्यादा किया गया है। एक्सपोर्ट वाले डेटा से कंफ्यूज मत होना। एक्सपोर्ट में तो हम लोगों ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा बेचा है या फिर सबसे ज़्यादा निर्यात किया है। क्रूड पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल। इसी कच्चे तेल को फिर पक्का बना के रिफाइनरी में, उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट मिलता है पक्का बनाने के बाद, उस बाय प्रोडक्ट को बेचते हैं हम लोग, वो एक्सपोर्ट में आता है। बाय प्रोडक्ट के अलावा और भी जो प्रोडक्ट होते हैं पेट्रोलियम से संबंधित, उनको भी बेचते हैं। और दूसरे स्थान पे भी शब्द मिलता जुलता है। वहाँ पे पल्स और प्रीसियस स्टोन थे, यहाँ पे सोना है। केजीएफ मूवी देखें ना, कोलार गोल्ड फील्ड। केजीएफ की खान से तो अंग्रेज़ सब बटोर ले गए, अब कुछ बचा नहीं है। ब्रिटेन ट्रक भर भर के ले गया था और पूरी दुनिया में बेच दिया। फिर वही सोना घूम फिर के यहीं पे आ रहा होगा ये चीज़। यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किस देश से हुआ, यानी कहाँ से हम लोगों ने ख़रीदा। सबसे ज़्यादा माल हम लोगों ने चीन से ख़रीदा, फिर संयुक्त अरब अमीरात से ख़रीदा, फिर यूएसए से ख़रीदा। इन दोनों में कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। एक्सपोर्ट में जैसा सीक्वेंस था, इंपोर्ट में वही सीक्वेंस जस्ट अपोजिट हो गया। सोचिए, हम लोग RCEP के मेंबर भी नहीं हैं। इस संगठन में आसियान की कंट्रीज़ और 5 अदर कंट्रीज़ हैं। अगर हम लोग RCEP के मेंबर बन जाएंगे तो चाइना पूरा माल इंडिया में डंप कर देगा। यहाँ पे क्या है, ट्रेड बैलेंस के लिए मोस्ट फेवरेबल कंट्री जो है वो यूएसए है, ऐसे फैक्चुअल पूछ लेगा। सर्वाधिक प्रतिकूल देश जो है ट्रेड बैलेंस के लिए वो चाइना है। ये छोटे छोटे फैक्ट भी याद रखना। चलिए, 2010 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में फॉरेन डेब्ट से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व हुए हैं। ये हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए, कृषि के बारे में देखिए। विगत 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में तेज़ी देखी गई है। वैसे आपने अभी देखा था पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का, पिछले साल तो घटा है, लेकिन आप 2 सालों का देखेंगे एवरेज तो वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। किस फसल को MSP मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये कौन सिफारिश करता है? CACP करता है। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश CACP करता है और अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अभी 22 फसलों को MSP दिया जाता है, जिसमें से 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं और 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। ये 22 याद रखना, 14, 6 और 2 भी याद रखना। 22 तो कई बार पूछा जा चुका है, सिर्फ खरीफ के बारे में पूछ लेगा तो क्या करोगे। MSP में खरीफ की फसलों का बोलबाला है। आपने वैसे एक्सपोर्ट तो देख ही लिया है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या हो रहा था इंडिया से? सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर पल्स और प्रीसियस स्टोन, उसके बाद ही लोहा और इस्पात। और आपने ये भी सीखा था कि कृषि क्षेत्र का जो निर्यात है इस बार वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक पढ़ लीजिए कि वो कौन कौन से कृषि क्षेत्र के उत्पाद थे। सबसे ज़्यादा समुद्री उत्पाद, उसके बाद चावल और तीसरे नंबर पर मसाले, इनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, खरीफ की फसलें जो 14 हैं जिनको MSP के अंतर्गत लाया गया है वो है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्योंकि ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता रहता है। मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कपास। वैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, ये जो मोटे अनाज हैं इनको तो हम लोग लगा देते हैं खरीफ की फसलों में। कपास में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, जिसके यहाँ जो फसल होती है उसमें वो कभी कन्फ्यूज नहीं होता है। रबी की कुछ इंपॉर्टेंट फसलें गेहूँ, जौ, चना, मसूर और सरसों। और कमर्शियल क्रॉप में जूट और खोपरा। जूट भी याद रखें, जूट रबी की फसल है और भारत में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। रबी फसलों का बोने का समय क्या होता है? ठंडी वाला समय होता है और गर्मियों में काट ली जाती हैं। और क्रॉप साइकिल तो आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 500 सीड्स कंपनियों की सोचिए। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी एप्पल को दर्जा दिया गया, फिर अमेज़ॉन है, फिर गूगल है। बस यहाँ पे इतना ही है। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, अभी हाल ही में मंजूरी मिली है इसकी स्थापना के लिए, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनका काम क्या है? पब्लिक सेक्टर यूनिट की जितनी भी सरप्लस ज़मीन है या फिर सरप्लस होल्डिंग है लैंड की, PSUs के अलावा सरकारी भूमि भी ऐसी पड़ी हुई हैं जो सरप्लस में है या फिर जो अनयूज्ड हैं या फिर अंडर यूज्ड हैं,
इस तरह की ज़मीनें जो बेकार पड़ी हुई हैं, इससे भी पैसा कमाने की व्यवस्था की जा रही है। और वो व्यवस्था कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन NLMC के माध्यम से। वैसे भी मुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? मोनेटाइजेशन का मतलब आप लोग जानते होंगे, रेवेन्यू जनरेट करना। NLMC एक फर्म है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है और एडवाइजरी बॉडी है। चलिए, सौभाग्य योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना को PM सौभाग्य भी बोलता है। PM सहज बिजली हर घर योजना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए। फ्री कनेक्शन के अलावा यहाँ पे सोलर पैनल की भी व्यवस्था है इस स्कीम में। 2017 में लॉन्च किया गया था। ये कुछ स्टैटिक पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखा कीजिए, आ जाता है। और इसकी ख़त्म होने की तिथि जो थी वो 31 मार्च 2019 थी। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन तो 2018 का ही था, लेकिन 31 मार्च 2019 तक, यानी जो लास्ट डेट थी लैप्स होने की, उस तारीख तक भी टारगेट पूरा नहीं हो पाया। तब इस योजना को बंद कर दिया गया था। यूपी गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार से रीओपन करने के लिए रिक्वेस्ट किया, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे थे जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से बचे हुए थे। इस योजना के तहत कनेक्शन के अलावा सोलर पैनल की भी व्यवस्था की जाती है, ये भी याद रखना। इसी सोलर कैटेगरी में राजस्थान का पहला स्थान है सौर विद्युतीकरण में। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी PM सौभाग्य की। क्योंकि राजस्थान के चलते न्यूज में है, तो इसका लॉन्च ईयर याद रखें, द वेल्थ रिपोर्ट 2022। सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या, बिलियनियर्स की संख्या सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, फिर चाइना में है, फिर भारत में है। ये अच्छा पॉइंट है, याद रखना। 3rd पोजीशन है अरबपतियों की संख्या में। वेल्थ से संबंधित हम लोग एक रिपोर्ट और पढ़ते हैं, ह्यूरन वेल्थ रिपोर्ट, उसको भी देखेंगे। इस रिपोर्ट के अंदर ये भी पता चलेगा कि इंडिया के अंदर कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स है। 100% प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल कंपनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। डाबर ने एक कैंपेन भी स्टार्ट किया था, पर्यावरण बचाओ। अगर पूछ ले कि पर्यावरण बचाओ किस कंपनी का अभियान है, तो डाबर लगा देना। ये पर्यावरण बचाओ कैंपेन हिमाचल प्रदेश में एक्टिव है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ये नेशनल लेवल वाला पढ़ रहा है। और हम लोग GMPI भी पढ़ते हैं, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये दोनों ही हम लोगों को पढ़ना है, नेशनल लेवल का भी और ग्लोबल लेवल का। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा राज्य मल्टी डायमेंशनली गरीब है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब है कि हर तरीके से गरीब। जिन आधारों पर ये इंडेक्स बनाया जाता है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, आप लोगों ने देखा होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इसको शॉर्ट फॉर्म में C के नाम से याद रखा करें। S से मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, H का मतलब है हेल्थ और E का मतलब है एजुकेशन। बिहार हमेशा ही रहता है, उसके बाद झारखंड है, फिर यूपी में। यूपी की रैंक आपको याद रखना है। ये नेशनल MPI है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसको नीति आयोग बनाता है, और जो ग्लोबल लेवल का MPI है उसको UNDP बनाता है। 38% पॉपुलेशन यहाँ पे मल्टी डायमेंशनली गरीब है, इस फैक्ट को भी याद रखना है। चलिए, गरीब तो देख लिया, अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि सबसे कम गरीब कौन है। यही हमेशा रहते हैं, लेकिन इसको कभी नहीं पूछा जाएगा। यूटीज़ में देख लीजिए, यूनियन टेरिटरीज़ में मल्टी डायमेंशनली गरीब सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? दादरा नगर हवेली। और सबसे कम गरीब है पुडुचेरी। हो जाएगा। चलिए, अब ग्लोबल लेवल का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देख ले रहे हैं, GMPI। इस इंडेक्स को बनाने का जो आधार है वही नेशनल लेवल का MPI बनाने का भी आधार था। आपने वहाँ पे भी 3 पिलर देखे थे इसको इंडेक्स को बनाने के लिए, और यहाँ पे भी वही फैक्टर है, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में 1.3 अरब लोग गरीब हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी है दुनिया की 2022 में? लगभग 8 अरब लोगों में 1.3 अरब लोग मल्टी डायमेंशनली गरीब हैं। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इन 3 पैरामीटर के अलावा हम लोगों को सब पैरामीटर भी पढ़ना है। एजुकेशन में 2 सब पैरामीटर है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और दूसरा है चाइल्ड एनरोलमेंट। इनको सीखना है, ठीक है, आता है। दूसरा जो मेजर पिलर है हेल्थ में न्यूट्रिशन को देखा जाता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को देखा जाता है, और जीवन स्तर में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, आपके पास संपत्ति कितनी है। यानी एक तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं। और जिनके पास ये सब नहीं रहेगा वो तो गरीब रहेगा ही ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब फैक्टर कितने पढ़ लिए? 10 पढ़ लिए। ये 10 नंबर भी याद रखना है। नेक्स्ट कीजिए, कच्चे इस्पात का उत्पादन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता रहता है। आइए देखते हैं सबसे ज़्यादा इस्पात किसने उत्पादन किया। डेटा कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। स्टील को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? चाइना। उसके बाद भारत। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। दूसरा स्थान है इस्पात के उत्पादन में भारत का, और तीसरा जापान का। कभी हम लोग तीसरे स्थान पे हुआ करते थे, अब हम लोग दूसरे स्थान पे आने लगे। इस क्रूड स्टील प्रोडक्शन में कंपैरिजन बताया गया है 2020 और 2021 में। 2020 की तुलना में
2021 में जो वृद्धि दर है स्टील की प्रोडक्शन की वो 3.7% है ग्लोबल लेवल पर। ये लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे स्थान पर भारत है, हम लोग को पता है, हम लोगों ने सीख लिया। लेकिन 2020 से 2021 में क्या चेंजेस हुआ ये यहाँ पे जानना इंपॉर्टेंट है। भारत के उत्पादन में वृद्धि लगभग 18% की देखी गई और अमेरिका में यही वृद्धि 18.3% देखी गई। यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2020 से 2021 में जो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट देखा गया है, वृद्धि देखी गई है, वो यूएसए में देखी गई है और दूसरे स्थान पर वृद्धि इंडिया में देखी गई है। यहाँ पे वृद्धि में भी इंडिया दूसरे स्थान पर है और ओवरऑल स्टील के प्रोडक्शन में भी दूसरे स्थान पर है। अगर कूट में कोड़े में क्वेश्चन आया तो ये स्टेटमेंट में ज़रूर लिखा रहेगा, इस बार चीन और ईरान में गिरावट देखी गई। ईरान तो ऑप्शन में नहीं रहेगा लेकिन चीन आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चीन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है स्टील का। तो ऐसा हम लोगों को बिल्कुल नहीं लगेगा कि चीन में प्रोडक्शन लूज़ हुआ है, कम हुआ है। हो जाएगा। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इतना ही सिंपल सा पूछ लेगा। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? अंगटाड करता है। अंगटाड यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एक और बॉडी है अंदेसा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, जिसके शॉर्ट में अंदेसा बोला जाता है। इन दोनों संस्थाओं द्वारा ये रिपोर्ट बनाई जाती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि जो अनुमानित है वो भारत में है। आगे चलें, इधर देखिए RCEP, आरकेप यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आरकेप अब लागू हो चुका है जनवरी 2022 से और भारत इसका मेंबर नहीं है। आरकेप एक संगठन है जिसमें आसियान की सभी कंट्री और 5 अदर कंट्रीज़ हैं। आसियान की कंट्री तो आप लोग जानते होंगे, साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ हैं वो आसियान कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडोनेशिया हुआ, सिंगापुर हुआ, मलेशिया हुआ, वियतनाम, ब्रुनई वगैरह, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब आसियान कंट्रीज़ हैं। 5 जो कंट्रीज़ हैं इन 5 कंट्री को थोड़ा याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। यानी आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो इस रीजन में तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है। इस रीजन को भी उन्होंने 5 कंट्रियों को जोड़ लिया। यहाँ से चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया को उठा लिया और यहाँ पर साउथ साइड से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को उठा लिया। इसी के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड संगठन बन गया, क्योंकि इसमें चाइना शामिल हो गया, जापान जैसी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हो गई, तो सबसे बड़ा तो हो ही जाएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मेंबर कितने हैं? 15 हैं। 15 कौन कौन से? 10 आसियान कंट्रीज़ में और 5 ही अदर कंट्रीज़ हैं। इनको हम लोगों ने देखा भी। भारत 2019 से बाहर है। याद रखना है कि आरकेप का मेंबर नहीं है भारत। कूट में कोड़े में क्वेश्चन आएगा। 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ तो इसलिए न्यूज में है। यहाँ पे देखिए, ये चौंकाने वाला फैक्ट है। अंगटाड की एक रिपोर्ट में अगले 20 वर्षों में आरकेप के अस्तित्व में आने से 90% तक टैरिफ कम हो जाएगा। और अगर टैरिफ कम हो जाएगा और भारत मेंबर होता आरकेप का, तो चाइना क्या करता? चाइना पूरा माल भारत में भर देता और यहाँ पे जो घरेलू उत्पादक हैं वो तो पूरी तरीके से डूब जाते, चौपट हो जाते। इसलिए भारत अपने आप को आरकेप से बाहर रखा है, ताकि भारत अपने आप को बहुत बड़ी लॉस से बचा सके। चाइना अपना माल भर देगा तो चाइना को तो फ़ायदा होगा, जापान को फ़ायदा होगा, और जो छोटी कंट्रीज़ हैं आसियान कंट्रीज़, उनके पास क्या है? उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उनके पास बेचने को तो कुछ है नहीं दूसरे देशों में। सब कुछ अगर सस्ता मिल जाएगा तो उनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन यहाँ पे इंडिया का तो लॉस है ना। चलिए अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसको हम लोग दृष्टि UPPCS में करंट में पढ़े थे। एक क्वेश्चन कोडिंग में पूछा था दृष्टि ने, याद आ रहा? बड़ा भाई याद आ रहा? वसूली भाई याद आ रहा? आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या NPA की है। NPA आप लोग समझते होंगे, बैंकों द्वारा दिया गया लोन का पैसा जो वापस नहीं आता है, वापस मिलता नहीं है, या फिर लेने वाले वापस नहीं करते हैं। ये पैसा एक तरह से फंस जाता है बैंकों का। ये पैसा कैसे मिले बैंकों को वापस, इसी काम के लिए इसकी स्थापना की गई है। बैंकों का जितना भी पैसा NPA के फॉर्म में फंसा हुआ है, ये सारा पैसा वसूला जाएगा वसूली भाई के द्वारा। बैंक के जितने भी NPA खाते हैं, ये कंपनी इन NPA खातों को खरीद लेगा और ख़रीदने के बाद अपने स्तर पर निस्तारण करेगा, रेड्रेस करेगा। इसलिए इस कंपनी को बैड बैंक के रूप में देखा जा रहा है। चलिए, एयर इंडिया, इनकी घर वापसी हो गई है। अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने इसको खरीद लिया है। 100% स्वामित्व हो गया है अब टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप की एक कंपनी है टेलिस प्राइवेट लिमिटेड, स्वामित्व इस कंपनी के पास रहेगा। आप लोग जानते हैं कि एयर इंडिया बहुत बड़े कर्ज में थी, 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 1932 में एयर इंडिया की स्थापना की गई थी JRD टाटा द्वारा। टाटा एयरलाइंस के नाम से स्थापना की गई थी। 1946 में सरकार ने हिस्सा ले लिया और 1953 में सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे सरकार के पूर्ण स्वामित्व में एयर इंडिया आ गई। 2022 में
टाटा ग्रुप ने इसको फिर से खरीद लिया। हम लोगों ने अभी इससे पहले द वेल्थ रिपोर्ट भी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या यूएसए में है, उसके बाद चाइना में है, उसके बाद फिर इंडिया में है, इंडिया की तीसरी पोजीशन में। सबसे ज़्यादा करोड़पतियों की संख्या मुंबई में है, फिर दिल्ली में है, फिर कोलकाता में। भारत की जो मैक्सिमम संपत्ति है वो सिर्फ और सिर्फ 1% पॉपुलेशन के पास है। इस डेटा को भी पूछा गया है 3-4 साल पहले, उस टाइम पे भी ये 1% था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर की 3-4 स्लाइड और बची हुई हैं, वो मैंने बना नहीं पाया सिनॉप्सिस, मैं उसको तैयार कर लूँगा तो अगले चैप्टर में इनको ऐड कर दूँगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।